जी हाँ विद्यार्थियों, तो हमने कहा था कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, नेतृत्व करने वाला, लीडिंग करने वाला। उनको दमन किसने किया? निकलसन और हडसन ने किया। और बहादुर शाह से जो संबंधित था वो सेनाओं के साथ, वो संबंध हम बता रहे थे। और हम लोग बोलते बोलते यहाँ तक पहुँचे थे कि 11 मई को सैनिकों के कुछ जत्था ने मिलकर के बहादुर शाह को अपना मुख्य नेता घोषित कर दिया था। वो पूरे भारत का सम्राट भी घोषित कर दिया था बहादुर शाह जफर को। और जिस वजह से बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व करना पड़ा, और नेतृत्व करने के साथ साथ एक लड़ाई, जंग दिल्ली में छेड़ी। और दिल्ली और बहादुर शाह और निकलसन का संबंध था, वो ये मैं बता रहे थे। तो आपको याद क्या करना है? याद यही करना है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे नेतृत्व करने वाला, ठीक है। और इसको हराया किसने? अंग्रेज अधिकारी निकलसन ने और हडसन ने। इसको याद ऐसे करिए कि बहादुर जो व्यक्ति होता है वो दिल्ली की तख्ती पर बैठता है, दिल्ली की सिंहासन पर बैठता है। तो बहादुर शाह जफर वैसे भी बोलने वाले हैं नहीं, बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट में से एक थे, बहादुर शाह जफर। और इसको निकलसन और हडसन ने दमन किया। इसका मतलब है कि आप ये कहानी सुने होंगे कि बहादुर शाह जफर को रंगून निकाल दिया गया। मतलब मुगल जो महल है उससे निकाल करके रंगून बर्मा भेज दिया गया। तो किसने निकाला? निकलसन ने निकाला। निकलसन शब्द मिलता जुलता है, तो ये निकलसन ध्यान रखिए। तो दिल्ली बहादुर शाह निकलसन, दिल्ली बहादुर शाह निकलसन। और निकलसन हडसन दोनों सन है, निकलसन हडसन, इसको ध्यान रह जाइएगा, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखिए। झांसी, ठीक है। झांसी से कौन लीडिंग कर रहा था? तो झांसी से लीडिंग कर रहा था रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई को हराया किसने? तो हीरोज ने हराया, हीरोज, ठीक है। हम लोग कहानी समझते हैं, इससे पहले ध्यान रखिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हर कोई कविता में पढ़े हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वैसे ही तो झांसी में कौन लीडिंग कर रहा था? लक्ष्मीबाई। और इसको हराया किसने? हीरोज ने, ठीक है। तो रानी, इसको समझिए कि हीरोज, तो समझिए हीरो, आपको याद हो जाएगा। हीरोज, हीरो कभी नहीं भूलेंगे, रानी के साथ हीरो, तो हीरोज, ठीक है। अब इसके पीछे कहानी समझिए, क्या कहानी था। झांसी का इकलौता शासक था गंगाधर राव, ठीक है। गंगाधर राव, गंगाधर राव एक छत्र शासन करने वाले थे झांसी में। लेकिन जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो झांसी की रानी ने एक बालक को गोद लिया जिसका नाम था दामोदर राव। झांसी की रानी तेज प्रतिभा की महिला थी, और तेज प्रतिभा होने के साथ साथ उसकी बुद्धि और कुशाग्रता में तीक्ष्णता थी। वो 7 घुड़सवार भी थे और एक लड़ाकू औरत भी थे, ठीक है। मतलब युद्ध के मामले में झांसी की रानी प्रवीण थे। झांसी की रानी का जो बेटा हुआ, गोद लिया हुआ पुत्र दामोदर राव, तो लीगल उसको करने के लिए एक अभियान चलाया गया था कि जिस व्यक्ति को गोद लिया जाएगा, जिस बच्चे को गोद लिया जाएगा, उस बच्चे के नाम पर उत्तराधिकार दर्ज किए जाएंगे। लेकिन उस समय के जो शासक थे हमारे यहाँ, डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, तो उसने एक अधिनियम ले आया। उस अधिनियम में लिखा गया कि जो बच्चे गोद में लिए गए हैं वो प्रथा आज से समाप्त हो जाएगी। और उस तरह क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को, जो जिसको गोद लिया था, उनको लीगलाइज नहीं कर पाए, उनको उत्तराधिकार देने में असमर्थ हो गए। ये क्यों हो गए? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने एक अधिनियम ले आया था कि गोद लेने की प्रथा के खिलाफ, ठीक है। तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज, ध्यान रखिएगा। झांसी से कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई। और इसको कौन हराया? हीरोज ने हराया, ठीक है, हीरोज ने हराया। अब झांसी के बाद आते हैं हम लोग लखनऊ। लखनऊ,
दोस्तों ध्यान रखिए, लखनऊ शब्द जो है लाख से बना है, और लाख मतलब लाख, जैसे कि लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप में 1,00,000 द्वीप है, द्वीपों की संख्या लाख के आसपास है, इसलिए लक्षद्वीप उसका नाम रखा गया है। वैसे लखनऊ, तो लाख शब्द को ध्यान रखिए और यहाँ पर एक लिंक करिए, उसका नाम है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, यहाँ पे ध्यान दो। महल में कौन रह सकता है? महल में वही रह सकता है जो लखपति हो, और लखनऊ मतलब लाख, बेगम हजरत महल कहाँ से था? लखनऊ से था। महल में लाख रह सकता है, इसको ऐसे समझिए, ठीक है। और इसको यहाँ पे लिंक करिए कि इसका दमनकर्ता कौन था, तो दमनकर्ता था कैंपबेल। कैंपबेल, तो कैंपबेल को हम लोग लिंक कर सकते हैं कैपेबल से। कैपेबल, कैपेबल, और कैपेबल का मतलब होता है योग्य, कैपेबल का मतलब होता है उस अनुकूल होना। तो एक रानी लाखपति के अनुकूल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? एक रानी महल के अनुकूल हो जाएगा, इसलिए कैपेबल है तो कैंपबेल। ऐसे समझ में, कैंपबेल ध्यान रखिए। लखनऊ, बेगम हजरत, कैंपबेल, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसको रिवीजन करके आपको बता देंगे कि कितना जल्दी इसको याद होता है, ठीक है। आगे देखिए, एक जगह का नाम है कानपुर, ठीक है। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? कानपुर से नेतृत्व कर रहा था नाना साहिब, ठीक है। और नाना साहिब को हेल्प करने वाले थे तात्या टोपे। तात्या टोपे, ठीक है। नाना साहिब अपने आप में एक राजा था, लेकिन इनको हेल्प करने वाले एक सेनापति तात्या टोपे थे। ये बड़ा कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे, इसलिए इनका नाम भी इसमें साथ रखा जाता है, लीडिंग करने में, नेतृत्व करने में, नेता के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि कानपुर, नाना साहिब, और इसका दमनकर्ता कौन था? दमनकर्ता, जब भी दमनकर्ता की बात आएगी तो उन अंग्रेज अधिकारियों की जिक्र आएगा, ठीक है, उन अंग्रेज अधिकारियों के जिक्र आएगा। अब यहां पर कैंपबेल का ही नाम है, इसको लिंक कर सकते हैं हम लोग। तो कैसे लिंक कर सकते हैं? ऐसे समझिए, कानपुर, कान कौन पकड़ता है? कान नाना पकड़ता है, ठीक है। और टोपी, टोपे को टोपी कहिए, और कैप को हम लोग कैप को टोपी कहते हैं, कैप, टोपी। और कानपुर में नाना, नाना जो हमारे होते नाना, नाना नानी, तो नाना कान पकड़ते, टोपे कैप, नाना टोपे। इसको ऐसे कह सकते हैं कि नाना ने मेरा कान पकड़ के मुझे टोपी पहनाया, तो नाना टोपे कैंपबेल। कितनी याद जल्दी हो जाती है? नाना टोपे कैंपबेल। अभी हम सब रिवीजन करेंगे, आप भी रिवीजन करिएगा मेरे साथ, तो आपको भी अब देखिए याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। जैसे पहले बोलते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम जब 57 की क्रांति हो रही थी? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति और कैनिंग की के। अच्छा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम? तो ब्रिटिश पीएम कौन था? पीएम पार्मस्टोन। दिल्ली से कौन कर रहे थे? दिल्ली से कौन कर रहे थे? जो बहादुर व्यक्ति होगा वही तो दिल्ली में जाके बैठेगा ना, तो बहादुर व्यक्ति बहादुर शाह। उनको किसने दमन किया? तो बहादुर शाह को निकाल करके रंगून भेज दिया, तो निकलसन हडसन, निकलसन हडसन दोनों सन, ठीक है। झांसी की रानी के बारे में देखिए, झांसी से कौन विलम्ब कर रहा था? झांसी की रानी। और झांसी की रानी है ना, उसको किसने हराया? किसने हराया?
तो रानी, हीरो, तो हीरोज क्या हो जाता है। अब जब हम लोग ये इसकी बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ लाख शब्द से बना है। लाख, तो कौन लाखपति कौन होता है, जो महल में रहता है, यानी कि बेगम हजरत महल, ठीक है। और उसको किसने हराया था, किसने हराया था। तो ये सारे चीज़ें हम लोग जिक्र करेंगे बाद में, एक बार रिवीजन के तौर पर, इससे पहले एक बार देख लेते हैं। तो हमने इसमें क्या कहा था, कानपुर, क्या कहा था, कानपुर। कानपुर, कान कौन पकड़ता है, नाना। नाना के साथ कौन था, तात्या टोपे। तो नाना, टोपी, टोपी। इसके बाद टोपी को बोलते हैं कैप, तो कैंपबेल, टोपी, कैंपबेल, टोपी। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके पीछे कहानी था, हर एक कहानी का हम जिक्र करेंगे, लेकिन अभी जो याद करने वाला है उसे ध्यान रखिए। अभी कहानी बहुत बाकी है, अभी ये वीडियो कहाँ हुआ है, हुआ ही नहीं, बहुत बहुत बाकी है। अब समझिए कि ये तो शुरुआत है। ठीक है, हाँ एक पॉइंट देखिए, एक पॉइंट है इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया। तो इलाहाबाद में था लियाकत अली, लियाकत अली, ठीक है। और लियाकत अली को जो हराने वाले आदमी थे, लियाकत अली को जो हराने वाले आदमी थे, उसका नाम है कर्नल नील। अब यहां पर लिंक करिए आप लोग, इलाहाबाद, लियाकत अली, कर्नल नील। हम देख सकते हैं इलाहा अली, इन दोनों को जोड़ के बनाइए एक शब्द इलाहा अली। और इस्लामों की जो ठीक ठाक कलर है वो नील कलर है, नील कलर, उसकी रंग जो है वो नील है। यहाँ समझिए इलाहा अली नील, यहाँ अली नील मिलता जुलता शब्द है, अली नील, अली नील, इलाह अली नील, इलाह अली नील। तो इलाहाबाद में अली है, लियाकत अली, और नील है उसका दमन करने वाला कर्नल नील। इसको ऐसे याद रखिए, ठीक है। चलिए, एक जगह का नाम है बिहार, और बिहार कभी कभी नाम है इसका, कभी कभी जगदीशपुर भी कहते हैं। दोनों से प्रश्न आ जाएगा, बिहार, जगदीशपुर। लेकिन जब प्रश्न आएगा बिहार के मामले में कि बिहार में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था 1857 की क्रांति, तो उसमें दानापुर जगह का नाम दीजिएगा। दानापुर मतलब एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, मतलब बिहार में दानापुर हुआ था जगह। तो बिहार में जगदीशपुर से कौन बिलोंग कर रहा था, तो यहाँ से कर रहा था कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, ठीक है। कौन कर रहा था, वीर कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। बिहार से कौन था, बिहार से जगदीशपुर, और कौन था यहाँ पे, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। बिहार, वीर कुंवर सिंह, बिहार, वीर कुंवर सिंह, बिहार, वीर कुंवर सिंह, बिहार, वीर कुंवर सिंह, ठीक है, बिहार, वीर कुंवर सिंह। अब इसको किसने हराया, उसका नाम था टेलर। अब यहां पर समझना है कि बिहार में जगदीशपुर, कुंवर सिंह, टेलर, कुंवर सिंह, टेलर। अब हम लिंक बनाते हैं यहाँ पे, देखिए बिहार बी से, और कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, बिहार बी से, कुंवर सिंह। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो कुंवारा होता है, ठीक है, इसको हम लोग जगत ईश कहते हैं, जगत का ईश्वर कहते हैं कुंवारा। कुंवारा शब्द ही बना ही इसलिए, कुंवारा जगत का ईश है, जगत का ईश्वर है। तो कुंवारा, जगदीशपुर, कुंवर सिंह, टेलर, ये ध्यान रह जाएगा।
एक स्थान का नाम है बरेली, ठीक है। बरेली को जोड़िए आप बैर से, किससे जोड़िएगा? बैर से, बरेली। तो खान बहादुर, बरेली खान बहादुर, ठीक है। और यहाँ लिखिए आप हडसन, बरेली खान बहादुर हडसन, बरेली खान बहादुर हडसन, बरेली खान बहादुर हरसन, बरेली खान बहादुर हरसन। बैर को खाते हैं और बैर को खाने के बाद बैर की सबसे निचली परत में जो हड्डी होती है उसको हडसन, तो बैर खाते हैं और बैर की हड्डी, ध्यान रखिए, बरेली खान हडसन। ये ट्रिक है बस दोस्तों, हम इसका यूज इसलिए कर रहे हैं कि ये ट्रिक है, बस इतना ही, इतना ही ट्रिक है, आप कभी भूलेंगे नहीं इसलिए। नहीं तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह की ट्रिक को दिखाने की, इस तरह से याद कराने की। कहीं से भी लिंक करके आपको याद कराना है ताकि एग्ज़ाम में काम आए। अब आप देखेंगे खुद कि ये आप भूल नहीं पाएंगे, या आप याद रहेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। और 2-3 जगह का नाम है, 1-2 जगह का नाम है, उसको लिख लेते हैं, इसके बाद फिर मुख्य स्ट्रीम में आते हैं, ठीक है। एक जगह का नाम है फतेहपुर, और फतेहपुर मतलब ये नहीं यूपी वाले फतेहपुर जो उत्तर प्रदेश में है वो। और फतेहपुर से जो नेतृत्व करने वाला था उसका नाम था अजीमुल्ला, कौन था? अजीमुल्ला, ठीक है। फतेहपुर को नेतृत्व करने वाला कौन था? अजीम उल्लाह, अजीम उल्लाह। तो फतेह का मतलब क्या होता है दोस्तों? जीतना, क्या होता है? जीतना। और अजीम शब्द का मतलब, अगर हम अजीम लिखें, अजीम, अजीम का मतलब होता है रक्षक, ठीक है। जीतना, रक्षक, जो रक्षा करेगा, जो रक्षक होता है, जो अजीम होता है, जो कभी नहीं हारता है, वही तो जीतता ही है, फतेह करता है। तो अजीम रक्षक ही जीतता है, रक्षक ही फतेह करता है। और यहाँ पर एक शब्द है, उसका नाम है रेनल्ड, रेनल्ड, रेनल्ड। और रेनल्ड को रन से जोड़िए आप, रनिंग करना, रन, दौड़ना। तो रक्षक, जीतना, रेनल्ड, जो जीतेगा, जीतेगा वही जो रन करेगा, और वही रक्षक होगा, और वही विजेता होगा, वही फतेह करेगा, वही फतेह करेगा। तो फतेहपुर से कौन है? अजीमुल्लाह। और अजीमुल्लाह को दमन करने वाले कौन है? रेनल्ड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। हम जगह का नाम लिखते हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ आप भी गौर करिए। देखिए, दिल्ली, कौन? बहादुर शाह जफर। इसको किसने दबाया? किसने दबाया? निकलसन ने और हडसन ने, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, झांसी, झांसी, झांसी की रानी, तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। इसको किसने दबाया? हीरोज ने, हीरोज ने, ठीक है। इसका लिंक कैसे बनाए थे? रानी से हीरो, ठीक है। नंबर 3, लखनऊ, लखनऊ में कौन था? तो बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। और लख लाख महल
महल वही होता है जिसके पास लाख की संपत्ति होती है और ये कैपेबल होता है, रहने योग्य होता है, तो कैंपबेल। ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 में हम लोग कहाँ गए थे? तो हम लोग 4 में गए थे लखनऊ। लखनऊ का हो गया। नंबर 4 में गए थे हम लोग इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या था? इलाह अली, है ना? क्या था? इलाह अली। इलाह अली शब्द को ध्यान रखिए, इलाह अली, इलाह अली। ठीक है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से कौन था? तो लियाकत अली। तो इसको दबाया किसने? नील ने, कर्नल नील। नहीं, कर्नल नील ने दबाया था इसको। नंबर 5 में आते हैं बिहार। बिहार से कौन था? बिहार का एक और नाम था जगदीशपुर। अब कुंवारा आदमी तो वीर कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। यहाँ पर अ शब्द को ऐसे, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह कौन था? वीर कुंवर सिंह। बिहार से और जगदीशपुर से, दोनों से लगभग एक ही नाम है। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह को टेलर ने हराया था। किसने? टेलर ने। नंबर 6, वीर कुंवर सिंह के साथ साथ दानापुर का भी जिक्र आता है। तो दानापुर को ध्यान रखिए कि बिहार में सर्वप्रथम दानापुर में ही हुआ था विद्रोह। ठीक है, कहां पर? दानापुर में। अब ये बरेली। बरेली बैर है। क्या है? बैर। तो बैर खाते हैं तो खान बहादुर। क्या है? खान बहादुर। और खान जब बरेली खाते हैं तो हड्डी मजबूत होता है, क्योंकि बैर, जब बैर खाते हैं तो हड्डी मजबूत होता है ना? क्या होता है? बैर खाते हैं हड्डी मजबूत होता है। तो यहाँ पे समझिए कि हड़सन, हड़सन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फतेहपुर, फतेहपुर जो फतेह करता है, फतेह कौन करता है? जीतता कौन है? विजेता कौन है? वही जो अजीम होता है, और अजीम मतलब रक्षक। तो अजीमुल्ला, अजीमुल्ला। ठीक है, कौन? अजीमुल्ला। और जब अजीमुल्ला रक्षक होता है और विजेता वही होता है, तो वो रनर्ड भी होता है, दौड़ने वाला भी होता है। तो रनर्ड। इतना कुछ ध्यान रखने के बाद, क्योंकि एग्जाम में यहीं से पूछता है अधिकांश। ठीक है, एग्जाम में यहीं से पूछता है अधिकांश। ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम के लिए, 1 दिवसीय परीक्षा के लिए ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ये सब नहीं पूछेगा, इसके अलावे भी पूछेंगे। वो पूछेंगे कि 57 की क्रांति होने के पीछे क्या क्या कारण है, किन किन कारणों का जिक्र हुआ है इसमें, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पूछा जाएगा। इसलिए आपको डिटेल पढ़ना होगा, पूरी विस्तार से पढ़ना होगा। विस्तार से हम पढ़ाएंगे आपको, अपने से रहिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब आप ये नहीं भूलेंगे दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे, पढ़ाई इतनी इजी है। ये ट्रिक इतना बेहतरीन चीज़ है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था ट्रिक के बारे में। इससे पहले याद कैसे करें इस पर हम सोच रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त ने ट्रिक के बारे में बताया। तो ट्रिक इतना कारगर सिद्ध हुआ याद करने में कि लग रहा है कि नहीं, अब जो कुछ पढ़ेंगे वो याद हो जाएगी। और याद करने का मतलब ही होता है पढ़ाई। आप पढ़ाई कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब टाइम पर, वक्त पर वो याद ही नहीं आएगा और उसका उपयोग ही नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या पढ़ के मतलब क्या होता है? इसलिए पढ़ना है ताकि याद भी हो जाए। तो याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ट्रिक का यूज़ करते हैं। चाहे कैसे भी हो आप याद करिए चीज़ों को, कैसे भी हो, मतलब नहीं कि आप कहाँ से याद कर रहे हैं कहाँ से नहीं, आप याद करिए। तुरंत इमीडिएट बोलिए कि हाँ इसका ये, इसका ये। अगर बोल दे कि कौन सा उस समय
गवर्नर जनरल था जब 57 की क्रांति हुई थी, तो आप तुरंत बोल दीजिए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और ट्रिक का क्या विशेषता है, एक बार आप समझ गए ना, उसकी एक फिगर माइंड बन जाता है, माइंड मैप बन जाता है, वो तुरंत इसकी रिकॉलिंग हो जाती है। झांसी की रानी को किसने हराया था? हीरोज, हीरो, रानी हीरो, हो गया याद, है ना। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही देखिए, बहादुर शाह जफर को किसने हराया था? निकलसन और हडसन ने। तो ये सारे ट्रिक ही है जो आपको याद कराती है। आगे देखते हैं, बहुत सारे ट्रिक है, अब आगे देखते हैं, बहुत याद होने की भी प्रवृत्ति है इसमें। अब हम लोग समझते हैं समझ पर, समझ पर आएंगे, और समझ पर आने के बाद सब कुछ वहां से कवर करेंगे। ठीक है, सब कुछ वहां से कवर करेंगे। बात है कि 57 की क्रांति जो हुई थी ये क्यों हुई थी? ठीक है, कोई भी महान क्रांति जब होती है तो क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, इन वजहों के बारे में हमें जानना चाहिए, उन वजहों के बारे में जानना पड़ेगा। तो एकाएक करके हम लोग जिसका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या खाका रहेगा, क्या जानकारी हम लोग लेंगे 57 की क्रांति के बारे में, क्या हम लोग जानेंगे। तो इसकी एक माइंड मैप हम खींच देते हैं उसको, आप इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि जब क्रांति हुई थी तो इसकी तत्कालिक कारण क्या है? तत्कालिक कारण क्या था, क्या था? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि तत्कालिक कारण जो था उससे विद्रोह हुआ, लेकिन विद्रोह होने के पीछे दीर्घकालिक कारण क्या था? तो पढ़ेंगे दीर्घकालिक कारण। ठीक है, दो कारण हो गया, तत्कालिक कारण और दीर्घकालिक कारण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि घटनाएं क्या थी, घटनाएं क्या थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर कि इस घटना को दमन कैसे किया गया, दमन कैसे किया गया। ठीक है, और दमन करने के बाद एक अंतिम जो हिस्सा आता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये बदलाव कैसे हुआ, क्योंकि दमन करने के बाद तो बदलाव भी तो कुछ होता है ना। जैसे हमने बताया ना, पील कमीशन जो आया था, पील कमीशन इसके लिए ही आया था, बदलाव के लिए ही आया था, कि 57 की क्रांति जो घटित हुई है, ये जो हुई है घटित, इस घटना को दोबारा ना घटे इसलिए हमने कुछ बदलाव करेंगे। तो इन बदलावों के बारे में भी पढ़ेंगे, और सबसे अंत में पढ़ेंगे हम लोग निष्कर्ष क्या निकलता है, सबसे अंत में। और निष्कर्ष में देखेंगे कि भारत को क्या फायदा मिलता है, भारत को क्या फायदा मिलता है, क्या नुकसान होता है। ठीक है, ब्रिटेन को क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। और इस तरह से 57 की क्रांति हम लोग अपने देश की आज़ादी दिलाने तक इसकी क्या भूमिका है ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये कहानी बहुत लंबी है, क्लास भी बहुत लंबी है, लेकिन हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको पार्ट वाइज में तोड़ तोड़ के हम आपको बताएंगे, इसलिए धैर्य से रहिए, सुनिए। कोशिश है, आशा है कि आप इन सब बातों को समझ पाते होंगे, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखिए। तो पहले मैंने कहा कि पढ़ना है तत्कालिक कारण। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं मित्र। हम लोग पढ़ेंगे तत्कालीन कारण। क्या था? ठीक है, तुरंत मतलब इमीडिएट कारण क्या था। देखिए तत्कालीन कारण क्या था, कारण यह था कि 3 जगह का नाम है, पंजाब में 2 जगह है और एक है बंगाल में। पंजाब में 2 जगह है, एक का नाम है अंबाला
ठीक है, एक का नाम क्या है अम्बाला और एक का नाम है सियालकोट। और बंगाल में एक जगह है उसका नाम है डमडम। बात क्या था यहाँ पर, बूचड़ खाने थे। क्या था यहाँ पर, बूचड़ खाने। ये क्या होता है आप लोग सब कोई जानते हैं कि जब पशु मर जाता है तो पशु की चमड़े को, पशु की मांस को तरह तरह के प्रोडक्ट में बनाया जाता है, उसको बेचा जाता है, उस तरह की डिजाइन में काटा जाता है। तो बूचड़ खाने का काम ये होता है, यहाँ से मीट सप्लाई भी होता है। तो पंजाब में 2 जगह और बंगाल में डमडम में एक जगह था जहाँ पर बूचड़ खाने थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 धर्म के हिंदू और मुस्लिम, दो इंडिया में 2 धर्म हैं, हिंदू और मुस्लिम। जो घटनाएं हुई हैं वो बताना जरूरी है। हिंदू और मुस्लिम 2 घटनाएं, 2 तरह के यहाँ पे संप्रदाय। मुस्लिमों की संप्रदाय में एक चीज़ जो सुअर होता है, ठीक है, उसको मानते हैं, वो नहीं खाते हैं न उसके बारे में इस तरह की, मतलब उसको पालनीय के रूप में माना गया, उसको पाला जाता है। हिंदू में गाय पाला जाता है, ठीक है। और अफवाह ये फैल गई थी कि डमडम, सियालकोट, अंबाला में क्या हो रहा था कि इन दोनों पशुओं की जो मांस होता है, इन दोनों पशुओं का जो चमड़ा होता है, वहाँ पर बूचड़ खाने में इसका उपयोग किया जाता है। और किस में उपयोग किया जाता है, तो जो कारतूस की थैली जो बनता है वहाँ पर उपयोग किया जाता है। कारतूस की थैली क्या होता है इसको समझिए। कारतूस की थैली ये इस टाइप का होता है, ठीक है, ये इस टाइप का होता है। जैसे देखिए ना आप, अंग्रेजी काल में पानी पीने के लिए जो बोतल का इस्तेमाल होता था वो भी चमड़े का ही इस्तेमाल होता था, लेदर का इस्तेमाल होता था। उसमें पानी स्टॉक रहता है और पानी लंबे टाइम तक उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे पानी रखने के लिए बोतल का इस्तेमाल चमड़ा बना के किया जाता था, वैसे ही बारूद को रखने के लिए इस प्रकार की थैली का निर्माण किया जाता था। इस थैली को बोलते हैं कारतूस की थैली। अब ये कहाँ काम होता था, ये काम होता था बंदूक में बारूद भरने में, ठीक है, बंदूक में बारूद भरने में। क्या मामला था, उस समय 2 तरह के बंदूक मार्केट में थे। 57 की क्रांति जब हो रही थी उस समय के 2 तरह के बंदूक मार्केट में थे। एक का नाम था ब्राउन ब्राउन बेस और एक का नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, ठीक है, ब्राउन बेस, एनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस जो था वो पुराना कैटेगरी का था, ये पुरानी टाइप के थे। इसमें मारक क्षमता कम था। मारक क्षमता का मतलब होता है कि जैसे कि बंदूक से बुलेट निकलता है, बुलेट जो निकलता है उसकी कितनी दूर तक वो प्रघात करता है, कितनी दूर तक वो जाता है, उसकी क्या वेग है, वेग पर निर्भर होता है कि मारक क्षमता कितनी दूर तक है, कितनी सही है, कितना सटीक है। और एनफील्ड राइफल में क्या था कि मारक क्षमता बहुत ज़्यादा थी इसमें, क्योंकि इसमें साइंस का उपयोग किया गया था। और यहाँ पर कोई साइंस विशेष नहीं था, ये स्प्रिंग के बल पर, एक जो स्प्रिंग होता है उसके बल पर ये चल रहा था। तो ब्राउन बेस और एनफील्ड राइफल में बड़ा अंतर था। ये आधुनिक था उस टाइम के लिए, ज़्यादा मॉडर्न था। और ये पुरानी पड़ गई थी, ये ऐसे पुरानी पड़ गई थी कि एक अभी 5G का फ़ोन और ब्लैक एंड वाइट का फ़ोन जैसे होता है वैसे ये पुरानी पड़ गई थी। तो नई एनफील्ड राइफल का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग होता था, कारतूस की थैली का उपयोग होता था। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी थी, मैं थोड़ा बता दें, स्ट्रक्चर ऐसी थी कि जैसे कि ये है बंदूक, ठीक है, और यहाँ पर ट्रिगर होता था,
ये जो होता था बड़ा मैकेनिज्म सिस्टम का यहाँ पे बनाया गया था। बात क्या है देखिए, ये है गोली की नाली का, यहाँ से निकल रहा था गोली, ये गोली निकल जाएगा यहाँ पे, समझिए कि ये गोली निकल रहा है, ठीक है, जब मारते हैं तो गोली निकल रहा है। और ये वाला हिस्सा को अगर हम जूम करके देखें तो ये ऐसे है, इतना बड़ा घर टाइप का था, ठीक है, और अंदर बारूद भरा हुआ था। इसकी दीवार बहुत मोटी थी, ये सब बहुत मोटी थी दीवार। दीवार मोटी का मतलब मान लीजिए कि इतनी मोटी दीवार है और इतनी मोटी दीवार की बनी एक छोटी सी घर यहाँ पे है, इसके अंदर बारूद भरा हुआ है। और यहाँ पे गोली रहता था जो निकल रहा है, वो गोली जो निकल रहा है वो ये गोली यहाँ पे था। अब क्या होता है कि जब ये बारूद की थैली वहाँ पर हम लोग डाल देंगे तो क्या होगा कि बारूद यहाँ पे आ जाएगा और इन क्षेत्रों में भर जाएगा। और जब भी हम लोग ट्रिगर दबाते हैं तो एक चिंगारी यहाँ लगता है, वो आग, उस आग के लगने से क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत तप्त, बहुत हीट तरह की एक एनर्जी उत्पन्न होती है। और उस एनर्जी को निकालने के लिए कोई ना कोई तो हमें रास्ता चाहिए ना, कोई ना कोई तो रास्ता चाहिए, कोई ना कोई निकास द्वार चाहिए। तो वो निकास द्वार यहाँ पर बंद कर दिया जाता था। तो बंद करने के बाद एक ही मात्र निकास द्वार रहा, वो ये आया समझ में, ये रहा निकास द्वार। तो जब ये निकास द्वार है और बड़ी तेज गति से इसकी आग की, बारूद की जो आग है उसकी जो उष्मा बहुत तेज गति से निकलेगी तो साथ में गोली को भी निकाल देगी। तो ये मैकेनिज्म टाइप का हो गया ना। फिर ये ब्राउन बेस की जगह इससे कहीं ज़्यादा, ये कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल उपयोग होता है। तो ये कम काम करता था, ये ज़्यादा काम करता था। तो मतलब ये कहा जाता है, एक इतिहासकार था उसने कहा था कि जो भारतीय सेना था वो कह रहा था कि भारतीय सेना जब बंदूक को निकालता है उससे पहले ही अंग्रेजी से मार देता है उसे गोली। तो भारतीय सेना कहा करते थे कि हम लोग जब निकाल देते हैं, जब निकाल ही रहे थे तब तक वो लोग मार देता है, तुम लोग कैसे उससे जीत पाएंगे। उसके पीछे कारण यही था, ये दूर तक प्रघात करती है, इसकी जो बाउंड्री है वो ज़्यादा है, इसकी मारक क्षमता ज़्यादा है। तो आपने इस दोनों को समझा, ब्राउन बेस की जगह नई एनफील्ड राइफल। तो मामला ये था कि जो बारूद है ना, उस बारूद को भरने के लिए वो थैली होती थी और उस थैली को बनाया जाता था चमड़ा से, ठीक है, चमड़ा से बनाया जाता था। बलूच कारखाना में, एक बलूचिस्तान में बलूच कारखाना था, वहाँ से भी आ रहा था। पंजाब में तो था ही 2 जगह, बंगाल में डमडम यहाँ भी था, बलूच कारखाना था वहाँ पे अफगानिस्तान में। बलूचिस्तान कुछ हिस्सा अभी है उसका, तो वो वहाँ से आ रहा था फिर सप्लाई होकर के, है ना। तो इस तरह से अब इसको क्या होता था कि अब सैनिक मान लीजिए लड़ रहा है, सैनिक लड़ रहा है तो उसको फुर्सत कहाँ मिलता है, एक तरफ हथियार संभालें, एक तरफ लड़ाई करें, एक तरफ अपनी हाथ का उपयोग करें खोलने में, है ना। जैसे कि युद्ध करते करते आपको पूरा फोकस रखना पड़ता है कि लड़ाई कैसे लड़ें हम, लड़ाई कोई मार न दे हमें, तो नज़र रखना पड़ता है। उतना बिजी मूवमेंट में आप हाथ से निकालिएगा, आराम से बारूद खोलिएगा, ये संभव नहीं है। इसलिए इसको इस तरह मैकेनिज्म से बनाया गया था कि इसको दांत से तुरंत काट दे, मतलब ये वाला इस एरिया दांत से काट दें और काटने के बाद जो बारूद अंदर रखी है उसको यहाँ डाल दें। इसका मतलब है कि चमड़े का जो थैली बना था उसको दांत से काटना पड़ता था, ठीक है। और दांत से काटने पर क्या होता था आप समझ ही गए होंगे। कारण ये था कि दांत से जब भी आप काटिएगा तो उस चमड़े का थैली, और अगर वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हो, गाय और सुअर की मांस से बना हो, उसके चमड़े से बना हो, तो फिर आप उसको दांत में लेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा ना फिर। तो वो धर्म नष्ट होने की खबर फैल गई, वही था तत्कालिक कारण, सेम, ठीक है, सेम था तत्कालिक कारण। और यही कारण था जिसने इस युद्ध में, इस विद्रोह में चिंगारी का काम किया। कहते हैं ना कि पेट में लात मार लो भैया लेकिन धर्म पे नहीं। तो धर्म पे जब लात मारने की खबर आ गई तो यहाँ पर देखने को मिल गया। क्या था कि बलूचिस्तान से कोई खलासी आ रहा था, इंडियन था, है ना, छोटी जात का था, वो चमड़े का कारोबार कर रहा था
तो उसने मंगल पांडे को खबर दी, यही खबर दी कि आप जो काम कर रहे हैं ना, ये बंदूक पिस्तौल वाली काम, इसकी जो थैली बनती है ना, ये हम ही लोग बनाते हैं, और यहाँ पर पता है गाय और सुअर की चर्बी है इसमें, हम खुद इसमें काम मतलब किए हैं। वो सैनिक मतलब उसने कहा, उस अ, बलोची जो काम कर रहा था, जो बलूच बुचड़ खाने में काम कर रहा था, उसने खुद, उस खलासी ने खुद मंगल पांडे को कहा। ठीक है, तो सोच के देखिए कि जब ऐसी घटनाएं फैली, और इंडिया में क्या था, घटनाएं सही है या नहीं है, अंग्रेज तो मान नहीं रहे थे, अंग्रेज कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है। अंग्रेज ने इसको चेक करने के लिए एक जांच आयोग भी बैठाया, जांच भी कराया इसने, ऐसा बात था या नहीं था, अंग्रेज कह रहे थे कि ऐसा बात नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के लिए इस तरह की कोई बात नहीं थी। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में बोलते हैं ना कि अफवाह बहुत जल्दी फैलता है, अफवाह बहुत तेजी से फैलता है। हिंदुस्तान अफवाहों का जड़ है, अफवाहों का गढ़ है। जैसे कि आप सुने होंगे कि स्प्रिंग भूत आया था पहले, चोटी कटवा, चोटी कटवा भूत आ गया था पहले। हमारे यहाँ तो ऐसी अफवाह फैलती है कि कोई मंदिर में मूर्ति रखा हुआ तो वो दूध भी पी लेता है ना, कोई बहुत तरह की चीज़ें हैं, और लोग वहाँ पे शामिल भी होते हैं। और इंडिया है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इस तरह की अफवाहें फैलती है। हालांकि जो रियलिस्टिक है वो, इसकी पकड़ बात में अभी तक नहीं आई कि मामला क्या था, लेकिन सैनिकों में ये अफवाह फैल गई थी, और वही अफवाह क्या बना, तत्कालीन कारण बना, इमीडिएट कॉज बना, जिससे विद्रोह फूटा, जिससे विद्रोह फैला। तो पहला व्यक्ति था मंगल पांडे। मंगल पांडे बंगाल के जो नेटिव इन्फेंट्री था, 34वां नेटिव इन्फेंट्री, 34वां बटालियन से वो बिलोंग कर रहा था मंगल पांडे। ठीक है, उसको सबसे पहले ये खबर लगी तो उसने अपने सैनिकों को कहा, क्योंकि मंगल पांडे मध्य रैंक का अधिकारी था, पूरे सेनाओं को कमांडिंग करने के लिए इंडिया की ओर से जो सैनिक था बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34वां रेजिमेंट में, वो था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने जब अपने सीनियर अधिकारी को ये बात बताया कि सच में क्या, सुने कि डमडम, अंबाला, सियालकोट और बलूच कारखाने से, मतलब चमड़े के जो कारखाने से, वहाँ से आप ये बना रहे हैं, चमड़े की थैली बना रहे हैं, इसे में दांत से उखाड़ना पड़ता है। तो उसके जो सीनियर अधिकारी है उसने कहा कि ऐसा नहीं है। तो मंगल पांडे मान गए कि ऐसा नहीं है, ठीक है। उसने अपने जो जूनियर लेवल के जितने सैनिक थे उन सबको समझाया कि ऐसा बात नहीं है, ये अफवाह है। लेकिन ठीक सेकेंड डेज बाद जो डमडम है वहाँ से सेम खबर आती है। तो मंगल पांडे फिर अपने सीनियर के पास जाके कहते हैं कि ऐसी बात है क्या। अब दो बार तो दो केस, दो जगह से दो मामला, ये तो अजीब टाइप का है। उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम था नहीं उतना, उस समय जो भी था घोड़ा से आने जाना और लोगों के द्वारा ही खबर फैलता था। उस समय तो खबर देने वाले एक स्पेशल मतलब लिंक बनाया था, आदमी का ही लिंक था, तो वो खबर देता था। प्रत्यक्ष तो चेक नहीं करा सकते हैं, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ था, जो सिपाहियों की ओर से जब विरोध हो रहा था तो देखने को मिला। तो मंगल पांडे को जब तीसरी बार खबर आई, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो मंगल पांडे ने खुद इसको चेक करने के लिए गया, और जब गया तो देखा वहाँ पर कि हाँ सच में जानवरों की मांस को इस तरह से व्यवहार, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तब जाकर के इनको अंदर से बहुत जोर से झटका लगा, और ये झटका इनको बहुत तरह से आघात कर गई। इसने कहा कि मेरा धर्म गया ही, और जब इसने मान लिया कि मेरा धर्म गया, तो इसने दो व्यक्ति जो इसका नेतृत्व कर रहा था उसको गोली मार दी। ठीक है, जैसे एक कर्नल बाग था, एक जनरल ह्यूसन था, इन दोनों को गोली मार दी 29 मार्च 1857 को। और जब दोनों को गोली मार दी तो ब्रिटिश सिस्टम ऐसा था कि जब भी ब्रिटिशों पर क्षति होती है तो ब्रिटिश कभी नहीं बख्शता है, इसलिए उसने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। और जब फांसी दे दिया गया तो मंगल पांडे के समर्थक जितने भी थे लोग, उन सब ने एक मुश्त बगावत कर दी, और सब ने मिल करके योजनाएं बनानी शुरू कर दी, ठान लिया। और ठानने के बाद उसने फिर बहादुर शाह जफर के लिए रास्ता अख्तियार किया। बहादुर शाह जफर को सम्राट मानने के बाद वो तरह तरह की गतिविधि में लग गए। तो पूरा उत्तर भारत में एक तरह की बगावत फैल गई, एक तरह की लहर फैल गई, जिससे 57 की क्रांति को मजबूती मिली। ठीक है, तो ये था तत्कालीन कारण। इसके पीछे हमने कहा था कि और पढ़ेंगे हम लोग क्या
पूर्व में वजह था, क्या दीर्घकालिक वजह था? क्योंकि कोई भी घटना पहले से नहीं घटित होती है, क्योंकि कोई भी घटना घटने के लिए उसके पीछे कारण होता है। जैसे हमने कहा कि बारूद कभी एक मुश्त नहीं फटता, वो इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है, तब जाके अंत में फटता है। और वैसे ही बारूद इकट्ठा हो रहा था, तो वो बारूद का काम क्या क्या कर रहा था इसको एक बार समझिए, फिर हम लोग आते हैं कि दीर्घकालीन कारण क्या था। बारूद इकट्ठा होने के मतलब है कि जैसे कि 57 की क्रांति जब घटित हुई थी, तो 57 की क्रांति में सिपाहियों का हाथ था। यहाँ पर जब हम चर्चा की तत्कालीन कारण, यहाँ पर कोई आदमी सीधा नहीं था, सिपाही ही था, क्योंकि सिपाहियों को ही वो जो चमड़े की थैली थी उसको काटना पड़ता था। तो सिपाहियों की ही एक लंबी श्रृंखला है। जैसे कि 1806 में वेल्लोर में क्रांति होती है, अन्य वजह से कई तरह की वजह हैं। 1806 में वेल्लोर में होता है, 1824 में बैरकपुर में होता है, 1842 में फिरोजपुर में होता है ना। इसमें देखिए आप 22वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री है, 34वीं रेजिमेंट इन्फेंट्री है, 7वीं बंगाल कैवेलरी है, वहाँ पर भी ये विद्रोह होता है, 66वीं नेटिव इन्फेंट्री है, वहाँ पर भी ये विद्रोह होता है। तो इस तरह की बगावत और विद्रोह होती रहती है, और इन तरह की बगावत और विद्रोह होने का ही परिणाम था कि 57 की क्रांति घटित हुई। ठीक है, तो हम लोग एकाएक करके चर्चा करते हैं कि सैनिकों की क्या इसमें हाथ थी, और इसको पहले मिटाते हैं। ठीक है, दीर्घकालिक वजह वजह दीर्घकालिक वजह दीर्घकालिक वजह, इसमें सबसे पहले आते हैं सेना। ठीक है, सेनाओं को लेकर के कौन सा ऐसा वजह था जो कि 57 की क्रांति घटी? देखिए, इंडिया में सेना का एस्टेब्लिश करने का जो हाथ था वो था जनरल मेजरसन को। ठीक है, सेना उसने इंडिया में रखा, लेकिन सेना किस टाइप का रखा उसको समझते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, इंडिया का जो लठेत था पहले, उन लठेतों को बोला गया कि आप मेरी सेना का काम करिए। ये किस टाइप का काम करिए, उनको इसको रेशियो के हिसाब से बैठाया गया था। रेशियो क्या था? एक था लीडिंग करने वाला और एक था लीडिंग को मानने वाला। नेतृत्व और नेतृत्व को पालन करने वाला, इसको समझिए। एक था आदेश देने वाला और एक था आदेश पालन करने वाला। नेतृत्व करने वाला, एक था उसका पालन करने वाला। जो पालन करने वाला था वो था भारतीय। कौन था? भारतीय। और नेतृत्व करने वाला जो था वो था इंग्लैंड का आदमी, ब्रिटिश। ठीक है, कौन था? ब्रिटिश। अब यहाँ पर एक बात समझिए दोस्तों, ब्रिटिश जो था वो कभी भारतीयों को योग्य नहीं मानता था कि वो नेतृत्व कभी कर सकता है, वो कभी लीडिंग कर सकता है। उसने कभी भारतीयों को इस योग्य नहीं माना। सोच के देखिए, क्या भारतीय इस योग्य के नहीं थे? क्या इंडियन इस योग्य के नहीं थे? अंग्रेज तो इंडियनों को मानते ही नहीं थे। इंडियन को सुअर कहते थे, इंडियन को कहते थे कि वो बर्बर है, वो कहते थे कि काला है, वो कहते थे कि नालायक है, वो कहते थे इंडियन में कोई योग्यता नहीं है। वो ये भी कहते थे कि इंडिया की जो लाइब्रेरी है ना, पूरी विश्वविद्यालय आप तक्षशिला से लेकर के नालंदा तक, तो वो विश्वविद्यालय जो है ना, वो हमारी एक लाइब्रेरी के अलमारी में जो रखी किताब है उसके बराबर है। मतलब इंडियन को बुद्धिहीन मान रहे थे वो, बिल्कुल निर्बुद्धि वाले व्यक्ति मान रहे थे इंडियनों को। अंग्रेजों की दृष्टिकोण से इंडियन कुछ है ही नहीं। ये बात बड़ी चुभती थी इंडियन वालों को। सुभाष चंद्र बोस, अब देखिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर, इन सबको बहुत चुभती थी ये बात। वो कह रहे थे कि आप मतलब यहाँ शासन कर रहे हैं तो कुछ भी कहे जा रहे हैं। अंबेडकर साहब, योग्यताओं में से योग्यतम। तो भारतीयों को वो पालन करने वाला मान रहे थे, और नेतृत्व करने वाला कौन था? ब्रिटिश।
और भारतीय में से बहुत मुश्किल से कुछ लोग हुए जो सूबेदार के पद पर रहे थे, जो सूबेदार के पद पर रहे थे। बहुत मुश्किल से व्यक्ति था जो सूबेदार के पद पर रहे थे, और सूबेदार का वेतन होता था 500 रुपये महीना मैक्सिमम। और कर्नल के रैंक तक पहुंचने के लिए भारतीयों को बहुत मेहनत करना पड़ता था। उसमें से बहुत कम व्यक्ति कर्नल के रैंक पर पहुंचते थे, कर्नल। और अधिकांश जो भारतीय सेना था उसका मासिक वेतन था 7 रुपया। ठीक है, इसमें डाक की सेवा मुफ्त थी, और पोस्ट लिखने या लेटर लिखने के लिए इनको अलाउड कर दिया गया था। लेकिन फिर भी 1854 में एक अधिनियम बनाया गया, डाक अधिनियम, डाक सेवा अधिनियम, और उस अधिनियम में डाक सेवा को भी पाबंदी लगा दिया गया। सैनिकों को डाक में अपना जो चिट्ठी है उसको भेजने के लिए भी काफ़ी रकम चुकाने पड़ते थे। भारतीयों को अपने हिसाब से कहीं भी ले जाना ले आना और इस तरह की व्यवस्थाएं थी, जैसे कि बर्मा, क्रीमिया, अफगान, चीन या समुद्र पार के देश, मलाया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहां पर जाकर के इनको युद्ध करवाया जाता था। और जब विदेश में जाते थे तो उनको अलग से कोई भत्ता नहीं मिलता था, अलग से कोई पैसे नहीं मिलते थे, वही 7 रुपये ही मिलना इनको पड़ता था। विदेश में जाने के बाद जो दिक्कतें हुई वो दिक्कतें क्या हुई, जैसे कि अफगान, बर्मा, क्रीमिया, जब ये जाते थे समुद्र पार, जब ये जाते थे तो इनको बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वो क्या दिक्कत थी, जैसे कि सैनिकों की एक समाज होती थी, और उस समाज में अधिकांश उन व्यक्तियों का रोल था जो बिहार और उत्तर प्रदेश के गंगा घाटी के इलाके से आते थे। उसमें से अधिकांश थे ब्राह्मण और राजपूत। और हमारे यहाँ जाति पाति और जाति प्रथा का खूब भेदभाव वाली चीज़ें विद्यमान है, ये आप जानते ही हैं। और इनको हमेशा उच्च कैटेगरी में रहने का ही मन करता है ना। इनको ये चाहता है कि ये हम हायर कैटेगरी में ही हैं और हायर कैटेगरी में ही रहेंगे। इस वजह से अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी वो इसके ठीक खिलाफ थी। जैसे जब ये अफगानिस्तान जाते, चीन जाते या समुद्र पार जाते, तो वहाँ पर क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि बाहर में जाने के बाद आपको पशु का मांस भी खाना होता था। और ये कहते थे कि हम पशु का मांस नहीं खाएंगे, लेकिन एक भूखा व्यक्ति क्या कर सकता है, अगर भूख लगी है तो क्या कर सकता है, वो तो खा ही लेगा। तो जब वापस लौटते थे ब्राह्मण का कोई लड़का या राजपूत का कोई लड़का, जब वापस लौटते थे अपने गांव, तो उस गांव में उसको सम्मान नहीं मिलता था। वो कहता था कि आप अछूत हो गए हैं और आपने अपने धर्म को नष्ट कर ली है, क्योंकि अफगानिस्तान में क्या खाते होंगे वहाँ पर, वहाँ तो कोई खेती नहीं है, वहाँ तो कोई आलू और मूली और सब्जी की दाल भात तरकारी नहीं मिलती है, वहाँ पर सिर्फ मांस अधिकांश मिलता है। तो मांस खा के आया होगा, अपना धर्म भ्रष्ट करके आया होगा। और इस तरह से समुद्र पार जाने को लेकर के भी भेद है। और वो क्या है कि समुद्र पार जाना उस समय धार्मिक अपराध माना जाता था। जो व्यक्ति समुद्र के पार चला जाता था उनको धर्म से अछूत, धर्म के हिसाब से योग्य नहीं माना जाता था। कहता कि धार्मिक अत्याचार हो गया, धार्मिक नुकसान हो गया। समुद्र पार जाने का मतलब होता कि आप पाप के भागी बन गए, आप पापी हो गए। तो जब लौट के आते थे तो उनको बहुत तरह की सम्मान से हीनता, सम्मान से ग्रसित व्यक्ति का होने का भाव मिलता था। ठीक है। और समय समय पर जब ये बाध्यताएं लादी गई अंग्रेजों के द्वारा कि आपको जहां भेजेंगे वहीं पे जाना पड़ेगा, और तो और 1835 में एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट में इस बात को साफ साफ कहा गया कि सरकार जो चाहेगी वो करेगी, और वो करना पड़ेगा आपको। भारतीय सैनिकों को करना पड़ता था, वो इतनी बाध्य थी। ये सोचिए, हम जब रेशियो की बात करते हैं, अनुपात की बात करते हैं, तो अनुपात दो हिस्से में तोड़कर देख सकते हैं। पहला कि यह बंगाल, क्योंकि बंगाल, मद्रास और ये आपका बम्बई,
तीन प्रेसिडेंसी था, बंगाल, मद्रास, बम्बई। तो बंगाल, मद्रास और बम्बई, इसको दो हिस्से में तोड़ गया रेशियो के हिसाब से। बंगाल में ये रखा गया कि एक व्यक्ति रहेगा ब्रिटिश का और दो व्यक्ति रहेगा इंडियन का। सेना किसी भी क्षेत्र में जब भी वो युद्ध करने जाता तो इस हिसाब से रखता, अगर 10 व्यक्ति है ब्रिटिश सैनिक तो 20 व्यक्ति कौन रहेगा, इंडियन सैनिक। और बंबई और मद्रास में थोड़ा सा अलग अनुपात था, वो था 2 और 3 का अनुपात, 2 और 3 का अनुपात। इस रेशियो के हिसाब से बहुत जगह पर सेना का गठन किया गया था, सेना का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, ताकि जनसंख्या में ज़्यादा रहे इंडियन और कम रहे जो ब्रिटिश के अधिकारी होते थे वो, क्योंकि उनको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, उनको आराम से नियंत्रण किया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्थाएं थी। सेनाओं में ये जो दिक्कतें आ रही थी, इन दिक्कतों से बहुत तरह की समस्याएं उपजी और अंत में वही समस्याएं उपजी कि धार्मिक संकट को लेकर के दिक्कत। और वो धर्म बोलते हैं कि आप धर्म पर वार मत करो, जहां भी करना है करो, धर्म पर वार मत करो, धर्म पर ही वार हो गया। ठीक है, अब ये था सैन्य कारण। हम लोग इसको आगे और बढ़ाएंगे जरूरत पड़ी तो, लेकिन इसको अभी यहीं तक सीमित रखते हैं। अब आते हैं सामाजिक कारण में से। ठीक है, सामाजिक कारण, हाँ, एक काम करिए, अब आते हैं आर्थिक कारण, फिर हम लोग आएंगे सामाजिक कारण में भी आएंगे। ठीक है, हमने एक चीज जान लिया, सैन्य कारण, एक चीज जानेंगे, आर्थिक कारण। ठीक है, क्या करेंगे, आर्थिक कारण। इसको समझिए, क्या था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में समझना है आपको पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको समझिए क्योंकि इस शब्द का जिक्र बार बार आएगा। ये क्या चीज है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कुछ लोगों का एक समूह है, कुछ लोगों के दिए हुए अनुदान से बनी एक संस्था है, और उस संस्था ने व्यापार करने का ठेका ले रखा है, ये बात है। जैसे कि देखिए, अगर ए बी सी डी 4 व्यक्ति ने मिल करके पैसे जमा किया, इसने दिया 100 रुपये, इसने दिया 200 रुपये, इसने दिया 300 रुपये, और एक व्यक्ति ऐसा रहा जिसने दे दिया 500 रुपये। इन सब रुपयों को इकट्ठा करके एक बनाया इसने संगठन। इस संगठन का नाम क्या रख दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्यों रखा नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इस संगठन ने तय किया कि अब हम लोग चारों मिल करके, ईस्ट मतलब पूरब और इंडिया मतलब भारत, ईस्ट इंडिया वहाँ पर जाके व्यापार करेंगे, भारत में जाकर के व्यापार करेंगे। अब भारत में व्यापार करने का मतलब है कि वो मलेशिया भी जा सकते हैं, वो इंडोनेशिया भी जा सकते हैं, वो श्रीलंका भी जा सकते हैं, इसके अलावा लक्षद्वीप जा सकते हैं, मालदीव भी जा सकते हैं, वो मतलब ईस्ट जा सकते हैं। और ईस्ट मेडागास्कर में भी आता है, क्योंकि ईस्ट की गणना हम लोग अपने देश से नहीं करेंगे, ईस्ट की गणना करेंगे ब्रिटेन से। और ब्रिटेन के लिए ईस्ट कहाँ बनता है, जो ईस्ट है वो ब्रिटेन के लिए पूरा यूरोप भी ईस्ट है, पूरा मध्य एशिया ईस्ट है, पूरा चाइना, पूरा अफ्रीका और पूरा दक्षिण एशिया भी उनके लिए ईस्ट ही है। और वहाँ पर जाके वो ईस्ट मतलब व्यापार करने की जिम्मा वो ले रखा था। क्योंकि सरकार ये नहीं कर रही थी, अब कोई भी नया कदम सरकार नहीं उठाती है, प्राइवेट संस्था ही उठाती है। हमारे यहाँ पे देखिए कि कंपनियां जितने हैं वो सारे स्टार्टअप में लगते हैं, सरकार तो उनको मौका देती है भले, लेकिन जितना भी नयाकरण काम होता है, नवीनीकरण, इनोवेशन वाली काम होती है, वो प्राइवेट कंपनी ही करती है। तो ये प्राइवेट कंपनी थी, कुछ व्यक्तियों की द्वारा बनाए गए समूह था, इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री था
उस उनसे आग्रह किया, उनसे आदेश लिया, और उस आदेश को बोलते हैं चार्टर। क्या बोलते हैं? चार्टर। और चार्टर क्या होता है भैया? चार्टर होता है कि मान लीजिए जैसे वीजा होता है, वीजा में क्या होता है कि 100 दिन के लिए, 200 दिन के लिए या साल भर के लिए एक वैलिडेशन होता है कि साल भर के लिए आप ये कर सकते हैं। लीज जैसे होता है, लीज कुछ वर्षों की इसमें तय की जाती है, 99 साल, 199 साल, उसको लीज कहते हैं। तो लीज भी एक तरह का चार्टर ही है, ठीक है। अब जैसे कोई रूम रेंट पे लेता है, वहाँ पे लिखा जाता है कि आप 7 साल के लिए हैं, 8 साल के लिए हैं, 10 साल के लिए हैं, तो वो एक चार्टर है। चार्टर का मतलब होता है एक अनुबंध जहाँ पर शर्त और कुछ सेवाएं लिखी जाती है, जो लीगलाइज किया जाता है सरकार की तरफ से, एक मान्यता, एक लीगल कानूनी प्रावधान वहाँ पे लिखा जाता है। तो ये एक चार्टर था। इस चार्टर में महारानी ने, जो वहाँ का ब्रिटिश राजा था वहाँ पर, उसने दे दिया इनको आदेश, और आदेश में ये कहा कि जाओ इंडिया, आप जाके व्यापार कर सकते हो, व्यापार में 20 वर्ष की अनुमति है, इसके बाद आप वापस आ जाना। तो 20 वर्ष की अनुमति को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के इन स्टेक होल्डरों ने व्यापार करना शुरू किया और इंडिया वो आ गई। इंडिया आने के बाद यहाँ बहुत तरह की समस्याएं हुई। उन समस्याओं का अलग अलग इतिहास विभाग में जिक्र करेंगे। जब भी इतिहास की पढ़ाई होगी तो उसमें जिक्र करेंगे हम। अब मान लीजिए कि अंग्रेजों की एंटर की जब बात आएगी, अंग्रेजों का प्रवेश, तो वहाँ पर इनका जिक्र होगा। प्लासी, बक्सर और औरंगजेब वगैरह, इन सब का जो जिक्र आएगा तो वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का खूब चर्चा है। फिलहाल तो आपको ये जानना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 57 की क्रांति, और इसकी पढ़ाई में इतने सारे जिक्र की जरूरत नहीं है। इतना समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी आया था इंडिया व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ यहाँ पर उसने पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी करना शुरू किया, राजनीतिक फैलाव भी करना शुरू किया। सबसे पहले उसने आने के बाद यहाँ के राजाओं पर कब्जा करना शुरू किया, राज्य क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। उनके साथ कई लड़ाइयाँ होती है, जिससे 1757 की क्रांति हो जाती है। 1757, इसका मतलब कि उस समय वो क्रांति का नाम था प्लासी की लड़ाई। बंगाल में जो प्लासी था वहाँ पर एक लड़ाई हुई थी 1757 को, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला हार गए थे। इसके बाद बक्सर की लड़ाई 1764 में होता है, और वहाँ पर भी अंग्रेजों की जीत मिलती है। और जैसे ही जीत मिलते हैं, वो तरह तरह की संधियाँ स्थापित करने के बाद, तरह तरह की बाध्यताएं स्थापित करने के बाद, जैसे कि सहायक संधि प्रणाली हो गया, जैसे कि हड़प नीति हो गया, और लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, इन सब की नीतियों के कारण इंडिया में उसने अपनी पांव जमाई और मजबूती से इंडियन सिस्टम को पकड़ा, और पकड़ने के बाद वो कंपनियां यहाँ पे विस्तार करना शुरू किया। तो वो चार्टर है, ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर, ठीक है। चार्टर समय समय पर बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। क्यों बढ़ाते गए? क्योंकि ब्रिटेन का जो मुख्य राजा था, उनको लगा कि यहाँ पर तो कंपनी बहुत फायदे कर रहे हैं, क्योंकि उसका कुछ अंश ब्रिटेन के सरकार को मिलता था, ठीक है। वहाँ की कंजर्वेटिव सरकार हो या लिबरल सरकार हो, दोनों को मिलता था। और इतने सारे अंश में कोई अगर भागीदारी हो रहा है तो फिर क्यों नहीं उसको बढ़ावा दिया जाए। अब मान लीजिए कि आप कंपनी खोलें और इंडिया के लिए आप फायदा दें, तो मोदी जी आपको बिल्कुल देंगे सहमति और कहेंगे कि ठीक है, आप तो इंडिया को फायदा ही दे रहे हो, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो आपको क्यों नहीं देगा परमिशन। तो वहाँ की जो राजा थे, राजा या महारानी, उन सब ने इनको परमिशन देना शुरू किया। परमिशन बढ़ते 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 तब तक परमिशन दिया जब तक 1813 की डेट ना आ जाती। 1813 के बाद उनको परमिशन देना अलाउड बंद कर दिया, और वहाँ पर अप्रत्यक्ष तौर से वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासन स्थापना शुरू हो गया। तो ये एक कहानी थी आर्थिक कारण में से ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर होना। और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही मतलब था कि भारत की जो संसाधन है, भारत की जो रिसोर्स है, उसको हम निष्कासन कर पाए ब्रिटिश के हित के लिए, ब्रिटेन के हित के लिए, ठीक है। तो कंपनी के बारे में आप समझ गए। इसकी डिटेल से जानकारी हम देते हैं, क्योंकि जो याद करने वाली चीज़ है वो याद करा ही देंगे, जो समझने वाली चीज़ है उससे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। तो कंपनी का जिम्मा था क्या? व्यापार करना, लेकिन इसने व्यापार के साथ साथ यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी करना शुरू किया, राजनीतिक आधिपत्य भी जमाना शुरू किया। और उस राजनीतिक आधिपत्य का मेन कारण क्या था? वो था इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली।
आर्थिक प्रणाली में क्या था? सबसे पहले था यहाँ पर भू व्यवस्था, ठीक है। इसके बाद था रेलवे, इसके बाद था उद्योग, इसके बाद था यहाँ के संसाधन, छठा था, पांचवा था कर प्रणाली, और छठा जितने भी रिसोर्स के व्यवस्थापन हुआ वो किसी और देश की, किसी और देश की, किसी और देश की, 3-4 देशों के साथ मिल करके एक तरह की राजनयिक व्यवस्था स्थापित करना, और व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंग्रेजों की सहभागिता। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि व्यापार शब्द का जिक्र करते हैं। ये था आर्थिक कारणों में से एक। जैसे कि इकोनॉमिक कारण बताएं, रेलवे की आगमन 1853 में ही इंडिया में हो चुका था। 53 में यहाँ पर रेलवे का पहला जो है इस्टेब्लिश हुआ था, रेलवे की शुरुआत हो गई थी, और 54 में तो शुरुआत ही हो गया था, समझिए कि क्योंकि रेलवे का एक ही मतलब था कि जो अंदरूनी हिस्सा है, भारत का आंतरिक क्षेत्र है, वहाँ से रिसोर्स को किसी भी तरह से समुद्री पोर्ट में जाके ले जाना, जैसे कोयला हो गया। अब आप देखिए जो रेलवे का एस्टेब्लिश किया है, इसके पीछे क्या कारण था? कोयला। झारखंड से जो कोयला ले जा रहा था ना बंगाल, और बंगाल में कोयला डंपिंग करने के बाद उस कोयले को जो पानी का जहाज था वहाँ पर उसको लादा जाता था, और वो ब्रिटेन या अन्य देशों में व्यापार करने के लिए ले जाया करते थे। तो एक रेलवे का आना एक इकोनॉमिक मॉडल है, और इकोनॉमिक मॉडल ने क्या कितना इफेक्टिव किया, निष्कासन कर दिया था, पूरी तरह दोहन ही कर दिया हमारी अर्थव्यवस्था में, जितने भी संसाधन थे, जितने भी संपत्तियां थी वो। तो ऐसे कई तरह के आर्थिक कारण हुए थे, हम लोग एकाएक करके जिक्र करते हैं। फिलहाल इस स्टॉप को वीडियो को स्टॉप करते हैं, और अगले पार्ट में सारा इन चीज़ों का उल्लेख किया जाएगा। धन्यवाद।